नमस्कार। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत है। अ, दर्शकों के लिए थोड़ी निराशा की बात है कि राम प्रकाश राय जी अभी तक नहीं लौटे हैं और अगले 1-2 दिन अभी और नहीं आने वाले हैं, तो मैं जरा हेमंत सर से बात करने का लाभ उठाता रहूंगा। अ, दर्शकों, आपको याद हो कि एक जगदीप धनखड़ साहब हुआ करते थे जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे और उनको एक अभूतपूर्व तरीके से अचानक से इस्तीफा देके जाना पड़ा। बहुत दिनों तक ये अटकलें चली, बहुत कयास लगाए गए कि क्या हुआ उनके साथ। बहुत सारे लोग तीर तुक्के लगाते रहे कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, लेकिन कुछ कभी ये बात समझ में आई नहीं कि उनके साथ अचानक से ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। मैं हमेशा से, तब भी अगर आपको मेरा किसी शो में आपने सुना हो, तो मैं धनखड़ जी के प्रति मेरी कोई संवेदना नहीं थी, लेकिन चूंकि वो एक ऐसे पद पे थे जो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण पद होता है, उसका एक अहम रोल होता है उस राज्यसभा को चलाने में, तो इसलिए मुझे लगा कि उस पद की गरिमा को लेकर के कहीं मुझे थोड़ी ठेस पहुंची थी। धनखड़ जी के जो काम है वो हेमंत सर अभी बताएंगे कि वो कितने बड़े कलाकार आदमी हैं, लेकिन सर फाइनली अब ऐसा हो रहा है कि इस्तीफे कितने दिनों के बाद वो फाइनली उन्होंने एक कार्यक्रम में अपना मुंह खोला है। और चूंकि वो शुरू से उनकी बोलने की शैली ऐसी रही कि थोड़ा क्रिप्टिक बोलते हैं और उनकी बातों को समझना और समझाना पड़ता है कि वो क्या बात कह रहे हैं। उन्होंने कल जो बात कही भोपाल में एक आरएसएस के कार्यक्रम में, जरा हम वो सुन ले, फिर उसको जरा हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। Information warfare. तिवारी से टॉप डायरेक्टर्स भगवान हमारे करेंगे चक्कर में ना फंसा है। इस चक्कर में कोई फंस पे आपको निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कि मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं, लेकिन सच बात यह है कि वो नैरेटिव और नैरेटिव का जो चक्रव्यूह है उसमें ही धनखड़ साहब की कुर्सी गई है, और मैं इसको एक तरीके का कबूलनामा मानता हूं। आपको सच समझ में आ रहा है कि धनखड़ साहब क्या क्या वो दर्द है जो इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? गणेश भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। वीकेंड पे आपने भी एक जो है ना, वो कहते हैं स्केल्टन निकाला है 4 महीने पुराना, जमीन के नीचे जो दबा हुआ था 4 महीने से, एग्जैक्ट 4 महीने बाद वो प्रकट हुए किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में। इससे पहले आपको ध्यान होगा जो उनके सक्सेसर हैं राधाकृष्णन साहब, उनकी शपथ में प्रस्तुत हुए थे वो एक बार कुछ पल के लिए, और उसके बाद वो लगातार नदारद थे। एक फार्म हाउस में रहते हैं, हरियाणा के एक नेता है। तो कल एग्जैक्टली 4 महीने के बाद वो प्रकट हुए, और प्रकट कहां हुए ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी आरएसएस, जिस आरएसएस के वो एकलव्य अपने आपको बताते थे, उसी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं मनमोहन वैद, उनकी किताब का विमोचन था भोपाल के अंदर। अब आप चाल चरित्र और चेहरा देखिएगा। आरएसएस का ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी, उसकी किताब का अनावरण कौन कर रहा है? एक्स वाइस प्रेसिडेंट। वो चढ़ के, उसका नाम, उसके आरएसएस के जो है वो जो थे, बताया उन्होंने खुद संसद के उसमें बैठ करके। और कल जब वो भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनको भोपाल में, आपको पता है मोहन सिंह यादव की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कोई उनको लेने तक भी नहीं आया। तो भाजपा के लिए वो एक इतिहास हो चुका है एक तरीके से। और जिस तरीके से झेप मिटानी पड़ी कि आरएसएस के, आपने देखा इस्तीफा दिया उन्होंने 21 जुलाई की शाम को। आज तक किसी आरएसएस के व्यक्ति का कोई एक ट्वीट, कोई बयान देखा है धनखड़ साहब के बारे में? एक बयान दिखाओ। उसके बावजूद भी वो उनके एकलव्य बने हुए। तो समझना पड़ेगा कि क्या मामला है। सिंपल सी एक बात होती है कि तुम्हें कोई और नहीं, हमें कोई ठौर नहीं। और जो ये छपने वाला जो कार्यक्रम है, ये छपास और दिखास अपने आप में एक बहुत गंभीर बीमारी हो चुकी है, खासतौर पर भाजपा की जो बैकग्राउंड के नेता है ना, उनके लिए। तो उनको जाना पड़ा वहां पर, और वो वहां पर गए और उन्होंने तमाम इशारों में बात की। ऐसा नहीं कि वो हमेशा से ही क्रिप्टिक बोलते थे, ये पहली बार प्रस्तुत हुए 4 महीने के बाद, और अब क्रिप्टिक बोले हैं, क्योंकि ज्यादा बोलना सेहत के लिए और ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो आप ये देखना पड़ेगा आपको कि वो यहाँ क्या कर रहे थे। कल फिर उन्होंने आरएसएस के पुल बांधे कि वो अति दक्षिणपंथी नहीं है, गांधी जी की हत्या में उसके रोल को जबरदस्ती एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। और आपने जो बाइट दिखाई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे। तो भाई साहब, वो नैरेटिव बढ़ाया किसने था? कौन कहता था लंच पे किसी के घर जा जा करके? आपको याद होगा 21 जुलाई को हम सब ने लाइव शो किया था, मैंने, आपने और आनंद जी ने, और उसमें पूरी मैंने ट्रेल बताई थी कि किस तरीके से तमाम निजी कार्यक्रमों में जिस तरह की टिप्पणियां करते थे। ये भूल गए थे कि इनके चारों तरफ का जो स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं मोदी शाह को रिपोर्ट करता है, और वो हर व्यक्ति पर नजर भी रखते हैं। तो वो जनवरी से कार्यक्रम शुरू हुआ था, और जुलाई आते आते इनका निपटारा हो गया, देश के सेकंड सर्वोच्च पद के ऊपर थे। उसके बावजूद भी कल जिस तरीके से प्रकट हुए, उसमें उन्होंने क्या कहा? वो कर्तव्य और नैतिकता की बात तो कर रहे थे लगातार,
लेकिन जब मोदी ने उन्हें रातों रात इस्तीफा देने की बात कही, तब उन्होंने एक पल के लिए भी प्रतिवाद किया, कोई प्रतिरोध किया? क्या कारण था? कोई तो कारण होगा ना कि भाई उनको कहीं ना कहीं ये गलतफहमी थी कि मैं देश के सेकंड सर्वोच्च पद पे हूं और मुझे महाभियोग के अलावा हटाया ही नहीं जा सकता। उनको ये थोड़ी पता था कि वो राजनाथ के दफ्तर में तमाम सांसदों के, बीजेपी और उनके अलायंस के दस्तक कराए जा चुके हैं विश्वास प्रस्ताव के ऊपर। तो फिर उसके बावजूद उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया और चुपचाप अपना इस्तीफा देकर के चलते रहे। एक शब्द भी बोला हो तो बता दीजिए। वो अपने घर में रहे, उसके बाद बाहर रहे, अभी तक मकान नहीं मिला है, वो सारी चीजें उनकी हो रही। मोदी के सामने वो एक पल नहीं टिक पाए, जबकि कहने को उनका पद संवैधानिक तौर पर मोदी से ऊपर था। अब वो आरएसएस का करीबी खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति, लेकिन ये देखना पड़ेगा बीजेपी अब भी उसे दूर का पड़ोसी मानती है, दूर का पड़ोसी। और शुक्रवार को जब वो वहां पर पहुंचे, उसका एक उदाहरण मिल गया आपको कि उनको कोई रिसीव करने तक भी नहीं आया। तो ये है चाल चरित्र और चेहरा, और ये अकेले नहीं है धनखड़। धनखड़ से पहले अडवाणी जी का हाल देख लीजिए, धनखड़ के बाद मुरली मनोहर जोशी जी का नाम देख लीजिए। सर मुझे एक बात बताइए, धनखड़ साहब तो कांग्रेस छोड़ के आए थे बीजेपी में, और आप देखिए कि जब वो राज्यसभा के सभापति थे तो उस कुर्सी पे बैठते हुए उन्होंने, मतलब सार्वजनिक तौर से हाउस में रूल था कि कोई आरएसएस का नाम नहीं लेगा, इन बैड टेस्ट अगर होगा तो उसको कार्यवाही से निकाला जाएगा, एक्सपेंज किए जाएंगे वो रिमार्क्स। और उन्होंने काफी आरएसएस के लिए बैटिंग की थी कि नहीं नहीं, कितना राष्ट्र सेवा में कितना आरएसएस ने काम किया है। और वो मुझे लगता है, अब आप मुझे बताइएगा कि उनके आरएसएस से कोई पुराने संबंध थे या उन्होंने और आरएसएस की गुड बुक्स में जाने के लिए ऐसा काम किया। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जब उनकी कुर्सी जा रही थी, जिस भी कारणों से उनसे इस्तीफा लिया गया, उस समय आरएसएस ने क्यों नहीं उन्हें बचाने की कोशिश की? या क्या अब आरएसएस की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी के फैसले के सामने सर उठा के बोल पाए कि नहीं आप ऐसे नहीं हटाइए इनको? नहीं नहीं गणेश जी, भूल जाइए आप आरएसएस। तो आप तो कह रहे हो कि आवाज उठाने की बात, उन्होंने तो एक शब्द का ट्वीट नहीं किया भाई। कोई एक छोटा मोटा बयान ही जारी कर देते, बिना नाम का बयान जारी कर देते, कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, तमाम साथी मीडिया के जो है ना वो बात करते हैं कि मोदी और आरएसएस के बीच में ठन गई है, बीजेपी अध्यक्ष को लेके ये हो गया है वो हो गया है। भाई कुछ नहीं हुआ है, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक को किसी और नहीं, दूसरे को ठौर नहीं। आज की तारीख में आरएसएस जो आनंद में है, उसका सबसे बड़ा कारण है मोदी सत्ता। वो किसी भी रूप में उनसे टकरा। यार आप ये चीज देखिए ना गणेश भाई, जो स्कूटर पे घूमते थे वो चार्टेड में चलते हैं आजकल, 5 स्टार होटल में रुकते हैं, उनके सामने कारगेट चलते हैं, काफिलों में चलते हैं वो। और जिलों के प्रशासन छोड़िए, पता नहीं कौन कौन उनको रिसीव करके एस्कॉर्ट और पायलट करता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है मोहन भागवत का। तो आपको क्या लगता है कि वो मोदी और शाह के फैसले पर किसी चीज में वो करेंगे? जो इनको जिस तरीके से हटाया गया, इससे अनसेरिमोनियस कोई तरीका हो सकता है क्या? कि मानसून सेशन स्टार्ट हो रहा था, द वेरी फर्स्ट डे शाम को होते होते, दिन में तो वो चेयर कर रहे थे उसको, और शाम को उनको चलता कर दिया गया। और यहां वो क्या कह रहे हैं, जब उन्होंने नैरेटिव की बात की ना, तो कोई नैरेटिव ना हो से, ये बड़ा भारी चक्रव्यूह है, और सारी बात कह के धीरे से फिर कह दिया कि मैं अपना जिक्र नहीं कर रहा हूं। तो और किसका? और तो वहां चक्रव्यूह में कोई फंसा नहीं हुआ है। वो चक्रव्यूह क्या है उसको देखना पड़ेगा आपको। वो चक्रव्यूह गणेश भाई बहुत साधारण है कि भाजपा के अंदर रहकर भी भाजपा ही उन्होंने अपनाया नहीं, और भाजपा में रहते हुए आरएसएस के जरिए वो अपना एक ख्वाब था कि कहीं मेरा जैसे उपराष्ट्रपति में दाव लग गया, ऐसे ही हो सकता है राष्ट्रपति में दाव लग जाए। तो वो हर चीज में ओवरबोर्ड जाकर के बैटिंग करते थे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना हो। आपको देखो कितनी बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर टीका टिप्पणी की भाई, ओवरबोर्ड जाकर के, कि ये नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, ये नहीं है पार्लियामेंट उससे ये आगे है, फला ये है। मतलब अननेसेसरी डिस्प्यूट्स के अंदर आना, विवादों के अंदर आना। क्यों? उनको ये लग रहा था कि मोदी और शाह इन सुर्खियों को पसंद करेंगे। उनको ये नहीं पता था कि सुर्खियां वो केवल अपने लिए जुटाते हैं। मोदी और शाह किसी और का सुर्खियों में रहना उनको पसंद नहीं है। आपने कभी राजनाथ को सुर्खियों में देखा है? किसी और को देखा है? केवल 2 है। और ये भी जब कोई बड़ी चीज होती है अमित शाह, तो धीरे से दुबक जाते हैं, ताकि मोदी उसकी पूरी की पूरी अपने छपास और दिखास जो भी कर रहा है, अमित शाह दूर रहते हैं चीजों से। लेकिन इनको ये लगा था कि इस दांव के जरिए आरएसएस को जिस तरीके से, आप ये देखिए ना, संसद के पटल पर बैठ करके जिस तरीके से इन्होंने, मतलब शर्मनिरपेक्षता की सारी हदें पार करते हुए लेजिटिमाइज करने की कोशिश की आरएसएस को। किसी भी चेयर से वो एक्सपेक्ट किया जाता है क्या? आप जब किसी पार्टी के मेंबर भी हो तो भी उस पार्टी को छोड़ करके, इस्तीफा देकर के आप चेयर पर बैठते। किसी का भी देख लीजिएगा, जो भी आज तक सभापति हुए वो अपनी पार्टी को छोड़ करके बैठते। ये पता नहीं मेंबर थे या नहीं थे आरएसएस के, लेकिन आरएसएस के अपने आप को एकलव्य बताना शुरू किया इन्होंने।
और जब एकलव्य का उंगली नहीं, हाथ नहीं, पता नहीं, सारा सब कुछ उड़ा दिया गया, पद ही छीन लिया गया, तब वो आरएसएस कहीं ढूंढने नहीं मिला। तो ये सारा चाल चरित्र और चेहरा है। और अकेले धनखड़ के साथ ऐसा हो गया जैसे मैं बता रहा था आपको, ऐसा नहीं है। आडवाणी तो आरएसएस का सब कुछ थे, भाजपा के संस्थापक थे। कहां है आडवाणी जब से मोदी जी की सरकार आई? कभी एक शब्द सुना है? एक शब्द? तब तो 2014 में तो आडवाणी जी खूब एक्टिव थे, कोई एक शब्द सुना हो? मुरली मनोहर जोशी के मुंह से कल आपने एक वाक्य सुना होगा, कल एक उनका जिक्र आया कि पैसे देने से कुछ नहीं होता है, चुनाव का जो लेकर के एक रेफरेंस था। ठीक। उसके अलावा यशवंत सिन्हा से लेकर के जसवंत सिंह, पता नहीं कितने कितने बड़े नेता, और सारे छोड़ दीजिए। वेंकैया नायडू इसी पद पर थे, उपराष्ट्रपति पद पर। जिस दिन से उन्होंने पद छोड़ा, कहां है वेंकैया नायडू जी? कुछ पता है किसी को? ठीक है, अपने घर पे अपने खेती करो, मौज करिए, जाइए। वो सारे अपना कार्यकाल पूरा करके जिस भी रूप में उनको टायर करके, रिटायर करके, जो भी कर दिया गया, लेकिन ये महोदय तो अभी भी अपने आप को एक्टिव मानते हैं। ये कल वहां पहुंचे हुए थे भोपाल के अंदर, आरएसएस के पूरे पुल बांध रहे थे कि आरएसएस के बारे में दुष्प्रचार किया गया, आरएसएस ऐसा नहीं है, बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है। मतलब जो चीजें आरएसएस खुद अपने बारे में नहीं कहता, वो ये अपने क्या नाम है, धनखड़ साहब कल कह रहे थे कि गांधी जी की हत्या के बारे में एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया। भले आदमी, वो रिकॉर्ड का मामला है, कोर्ट में केसेस चले हैं, लोगों को सजा हुई है, बाकायदा रेफरेंसेज आए हैं। देश के तत्कालीन गृह मंत्री जो आजकल आपके प्रिय है, सरदार पटेल, उधार के सिंदूर के रूप में जिनको आप लगा के घूमते रहते हो सुबह शाम तक, उन्होंने ही आरएसएस पे बैन लगाया था। तो उसके बावजूद भी ये व्यक्ति आज बिल्कुल डिस्क्रेडिट होने के बाद, और आरएसएस जिससे पल्ला झाड़ चुका हो प्रैक्टिकली, मनमोहन वैद ने क्यों बुलाया उनको? और ये कैसे चले गए? आपको लगता है बिना पूछे चले गए होंगे वहां पे? और ये जो चीजें इशारों में कर रहे हैं ना, स्वांग क्या रचा गया वहां पे? इनका एक असिस्टेंट आता है जब ये भाषण दे रहे हैं, उसने धीरे से इनको कहा कि साहब 7:30 बजे की फ्लाइट है। उन्होंने कहा कि मैं एक जहाज पकड़ने के चक्कर में अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हो सकता, मेरा ताजा अतीत सबने देखा है। तो अतीत तो वहां ये भी था कि संवैधानिक पद पर थे, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा था तो आप आवाज उठा करके उसका विरोध करते, प्रतिरोध करते। क्यों नहीं किया आपने? बीमारी के कारण, बीमारी का नाम देकर इस्तीफा देकर के आप चले गए, बीमारी थी, कहां है वो बीमारी? उसके बाद तो आप उपचार दिलवाई नहीं एक बार। यानी कि देश के सेकंड हाईएस्ट पद पर होते हुए भी एक व्यक्ति को इतना अनसेरिमोनियसली बाहर निकाला गया हो, और वो उसके बावजूद एक शब्द नहीं बोल पाया, ना तब, ना 4 महीने बाद जब कल प्रकट हुए तब। इशारों से बात नहीं होगी, हिम्मत है तो सामने आइए। वही बात है कि कहने का मन भी करता है, कहने की हिम्मत भी नहीं है। और उसी चीज का फायदा उठाया कल दिग्विजय सिंह ने। जैसे ये वहां पहुंचे, बाकायदा फोन करके मिलने का टाइम मांगा प्रोटोकॉल के तहत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री, कि मैं आपसे मिलना चाहूंगा। इन्होंने रिस्पॉन्ड बैक भी नहीं किया, वापस उनको जवाब नहीं आया। तो उन्होंने तत्काल वो बात पकड़ी, पूरा लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा कि देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, सारी बात है, और बीजेपी का कोई व्यक्ति इनको रिसीव करने तक भी नहीं आया। तो बीजेपी में यही होता है, पूरे देश में यही होता है। जिसको नई जो बीजेपी है मोदी शाह की, उसमें उनके फैसले के खिलाफ कोई आदमी एक कदम उठा ले, ये संभव नहीं है। और ये कल भोपाल एयरपोर्ट पे जब वो आए तब भी देखा आपने, और गए तब भी देखा, ना किसी ने रिसीव किया, ना सी ऑफ किया। जी नहीं सर, मैं सोच रहा था आपकी बात से कि जैसे जो अंडरवर्ल्ड्स होते हैं उसमें डॉन या जो माफिया होता है वो क्या करता है कि जैसे ही उसका कोई शूटर या उसका कोई बदमाश या उसको गिरोह का कोई भी सदस्य उसको थोड़ा भी कांटा लगने लग जाता है, तो खुद ही पुलिस को टिप ऑफ करके उसका एनकाउंटर करा देता है। ये बहुत सामान्य सी बात है इन गिरोहों में। और अच्छी बात यह है कि बाकी गिरोह का कोई भी सदस्य चू नहीं करता, वो चुपचाप रहता है। उसको पता है कि बॉस ने बोला, डॉन ने बोला है या माफिया ने बोला है, तो चुपचाप मर गया। वैसा उस टाइप का कल्चर बीजेपी आरएसएस का क्यों है? सोचिए कि एक आपकी पार्टी का एक बड़ा सीनियर मेंबर उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ और उससे तुरंत इस्तीफा लिया जाता है, और एक कोई चू नहीं करता पूरी बीजेपी में कि साहब आप ये ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं एक उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए इतने बड़े लीडर का। किसी को नहीं समझ में आता है कि अगर आप ऐसे ही अगले दिन जो है सुबह बोले हम इन 4 लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाल रहे हैं, सबका यह बना हुआ अपना सत्ता है, मिलो बांटो कमाओ खाओ, कुछ भी चूक करने की जरूरत नहीं है। ये कल्चर, क्योंकि आप देखिए सर, बाकी किसी पार्टी आप देखिए तो कोई भी आपको वॉइस ऑफ डिसेंट सुनाई पड़ेगा। बहुत से पार्टी के बागी नेता होते हैं, निकल जाते हैं, फिर आते हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। भाजपा में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ कोई बागी नहीं होता है, यहाँ चुपचाप सन्नाटे में सब लोग एक लाइन में बैठा दिए गए। ये कल्चर सब कैसे डेवलप किया है भाजपा आरएसएस ने? नहीं, आरएसएस 1925 से लेकर के आज तक आप एक चीज देखिए, इतिहास, उनका जो पूरे का पूरा सिस्टम है ना, उसमें सवाल पूछने, अपने से सीनियर से सवाल पूछना वर्जित है। वो केवल यस मैन पैदा करते हैं, और उनको एक जो नैरेटिव दे दिया जाता है उस पर काम करने के लिए उनको बाध्य कर दिया, बता दिया जाता है कि इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है।
एक किताब पकड़ा दी, उसमें से ये करते रहो, अगली बार कोई होमवर्क आएगा तो वो दे देंगे, टास्क दे देंगे। तो वो उसी सिस्टम में पले बड़े लोग हैं। तो वैसे में जब आप सवाल नहीं पूछेंगे, किसी से सवाल पूछना आपको अलाउड नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर आपकी बुद्धि का वो विकास नहीं हो पाएगा जो अदरवाइज हो जाता इस संगठन से बाहर रहते हुए। तो वहां किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए आप, जितने भी आरएसएस के हार्डकोर लोग हैं, उसमें कभी भी आपने कोई वॉइस ऑफ डाइसेंट सुना ही नहीं होगा, कभी नहीं सुना होगा। और जो क्या नाम है अपना, अटल जी थे, अडवाणी जी थे, उनके समय में कुछ धीरे धीरे का वो आवाज डाइसेंट की आ जाया करती, खबरें प्लांट कर दी जाया करती, किसके जरिए वो आपको भी पता है। वो जो ब्रीफिंग होती थी, उसके बाद डी ब्रीफिंग के नाम पर जो भी प्रवक्ता था वही चार छुर्रे छोड़ जाता अपने विरोधी के खिलाफ। तो उस समय इस तरह की चीजें हो जाती थी। मोदी और शाह ने जिस दिन से वो सत्ता में आने के लिए अधिकृत किए गए, आए नहीं तब नहीं, 2013 में जब उनको बाकायदा घोषित कर दिया गया प्रधानमंत्री पद का दावेदार, तो उन्होंने सबसे पहले उसी चीज को कर्ब किया कि कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, एक भी शब्द नहीं बोलेगा, और जो कुछ करेंगे लाइन वहां से तय होगी, आपको केवल वो लाइन टो करनी है। तो उस तरह का जब अथॉरिटेरियन सिस्टम आया, तो वो जो लीक हुआ करती खबरें, वो आपने देखा, जो जब से मोदी जी की सरकार आई है, पूरी सरकार के अंदर जो इंफॉर्मेशन का आउटफ्लो था बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। एक शब्द सुर्रा भी बाहर नहीं निकलता, चाहे वो सरकार हो, चाहे पार्टी का संगठन हो, चाहे कुछ भी हो। केवल कयासबाजियों का दौर छोड़ दिया गया। तो क्यों? क्योंकि मोदी जी गुजरात में जो कहते थे ना कि आपको क्या, अगर कुछ एक अच्छा करना चाहते तो आप क्या करते, तो उन्होंने बाकायदा सार्वजनिक तौर पे कहा कि आई कुड हैव हैंडल्ड मीडिया बेटर। तो उन्होंने ये बात सार्वजनिक तौर पे कही थी। जिस दिन से सत्ता में आए हैं, मीडिया को हैंडल नहीं किया उन्होंने, मीडिया का गला ऐसा कर दिया कि उसकी आवाज ना निकले, और उसको जो कुछ मिला जाता है, जो दिया जाता है आपके साउथ ब्लॉक वाले दोस्त से, सुबह से शाम तक बिना दिमाग लगाए उसी को चला रहे हैं। तो जो प्राइवेट एंटिटीज का ये हाल कर सकते हैं, तो अपने स्वयं सेवकों और बीजेपी के पदाधिकारियों का क्या कर सकते हैं, उसकी आप सहज कल्पना भी कर सकते हैं और पूरे देश में देख भी सकते हैं। उनकी पार्टी का प्रभारी जो बिहार में चुनाव जिता के लाया, वो महाराष्ट्र के अंदर करोड़ों रुपए बांटता पकड़ा गया कि नहीं विधानसभा के चुनाव में? करोड़ों रुपए होटल के अंदर। क्या कर लिया आपने उसका? वो अभी बिहार का भी प्रभारी था, लगा था। क्यों? कोई खबर छापेगा ही नहीं, खबर चलाएगा ही नहीं, उसमें कोई चर्चा होगी ही नहीं। तो ये जो चीज मोदी जी ने की है कि पहला तो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है सवाल ना पूछना, और दूसरा, मीडिया अगर कोई सवाल पकड़ के लाना चाहे तो उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया गया है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, कि जो सरकार चाहे केवल उतना करना है। आप देखिए पिछले 4 दिन में इतनी बड़ी बड़ी खबरें आई, पुरी के बारे में, फला के बारे में, आरएसएस की लॉबिंग के बारे में, यूएस के अंदर करोड़ों रुपए दिए जाने के बारे में। कहीं एक लाइन की खबर देखी आपने? तो एब्सोल्यूट कंट्रोल है ये ज्ञानेश भाई, एब्सोल्यूट कंट्रोल इसको कहते हैं। चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो काडर हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे संवैधानिक संस्थान हो, तो उसमें जगदीप धनखड़ जैसे बहुत छोटे टूल हैं, यूज किया, थ्रो कर दिया, बात खत्म। वो अपनी रेलेवेंस दोबारा से ढूंढ रहे हैं। लेकिन मोदी शाह के रिजीम में उनको कोई लीवे भी छिटपुट मिल जाएगा, उसको दिमाग से निकाल दीजिएगा। और इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। जब कल वो यहां प्रस्तुत हुए भोपाल के अंदर पुस्तक का विमोचन करने से पहले, उससे 3 दिन पहले वो अपने सक्सेसर के पास गए, ठीक, राधाकृष्णन साहब के पास मिलने के लिए। तो एक पूर्व उपराष्ट्रपति मौजूदा राष्ट्रपति से मिल रहा है, तो उसकी फोटो तो आई सकती है बाहर, कर्टसी कॉल किया, जो भी किया, एक शब्द देखा आपने कहीं? कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ। क्यों? ऐसा होता है क्या? हुआ यह सुनिश्चित किया गया कि वो चीज बाहर ना आए। तो 72 घंटे से, अब तो 96 घंटे हो गए उस बात को, एक शब्द भी बाहर नहीं आया। इसको कहते हैं टू डिक्लेयर ए पर्सन पर्सोना नॉन ग्रेटा। इस सरकार को उस व्यक्ति का नाम और चेहरा स्वीकार्य नहीं किसी भी रूप के अंदर। तो वैसे में अब जगदीप धनखड़ क्या करे? उनको आरएसएस का ही सहारा है। आरएसएस वाले भी घुमाते रहेंगे, थोड़ा मोटा फिर आते रहेंगे, भाई नाम तो वाइस प्रेसिडेंट बड़ा ही, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, घूमते रहो। उनके यहां भी कोई इतनी बड़ी शख्सियत वैसे तो कोई आने वाली है नहीं, तो उनको बुला करके उनको भी राजी कर दिया, वो भी राजी कर दिया, अगले की भी भड़ास निकल गई। और कहा भी उसने कि समय कम था, मेरा गला साफ नहीं हो पाया। चाहते तो गला तो पहली 2 मिनट में ही साफ हो जाता, लेकिन सबको पता है कि गला साफ करने के लिए वो जितना दम चाहिए, वो दम जिस दिन इस्तीफा हुआ उस दिन भी नहीं था आपके पास, और आज भी नहीं था। और उस दिन भी आपने एक सवाल पूछा था 21 जुलाई को, मुझे याद है, कि धनखड़ कब मुंह खोलेंगे, धनखड़ कब सतपाल मलिक पड़ेंगे। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब तक दिल्ली में मोदी और शाह की सरकार है, धनखड़ के मुंह से आप एक भी रेलेवेंट बात नहीं सुनेंगे अपने इस्तीफा प्रकरण को लेकर के। ये सर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। जब तक मोदी और अमित शाह की
सरकार है, इसको जरा अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग सोचते हैं। आज आप ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है, एक रेजिमेंटलाइज ढंग से भाजपा की पार्टी चल रही है, एक सरकार के प्रमुख नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उपराष्ट्रपति की कुर्सी कैसे जाती है ये मैसेज सबको क्लियर है कि राष्ट्रपति को भी चाहे तो अगले दिन इस्तीफा ले सकते हैं, ये बिल्कुल एवरीवन हैज फेल्ट इन लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आरएसएस को आप, मैं मानता हूं कि उनके कोई खराब संबंध नहीं है, लेकिन जैसा मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि मतलब मोहन भागवत जी क्या है, मतलब मैं तो उनसे सीनियर हूं संघ में, तो अगर आज मैं प्रधानमंत्री नहीं होता तो मैं सरसंघ चालक होता, मैं तो हायरार्की में उनसे ऊपर ही था। तो वो दोनों लोग बिल्कुल हैंड इन ग्लव्स है, कोई दिक्कत नहीं उनसे, और वो भी मतलब अपर हैंड वहां मोदी जी का है। उनके बाकी सारे क्रियाकलापों को एग्जीक्यूट करने के लिए अमित शाह जी हैं। तो आपको लगता है कि जिस दिन तक इनकी सरकार है ये इतने परफेक्ट ढंग से ये तभी तक चल रहा है, इनके जाने के बाद कुछ आपको लगता है कि विस्फोट होगा, लोग अपनी बात खोलना शुरू करेंगे, अपनी बात कहना शुरू करेंगे, मुंह खोलना शुरू करेंगे, या आपको लगता है कि जो भी नेक्स्ट सक्सेसर आएगा वो भी इसी ढंग से जो है वो डंडे के रूल पे ऐसे ही चलाता रहेगा? नहीं नहीं गणेश भाई, जो इन्होंने किया है ना गुजरात लॉबी ने, ये तो ना भूतो है ना इस देश में भविष्य है। ये जो एक्चुअल गुजरात मॉडल था ना गणेश भाई, ये वो दिल्ली में दिख रहा है कि कोई सवाल नहीं होगा, कोई विधायिका नहीं होगी, कोई कार्यपालिका नहीं होगी, कोई न्यायपालिका नहीं होगी, जो हम कहेंगे वही सब होगा। गुजरात की बर्बादी को आबादी के तौर पे दिखाएंगे कि हम इतना आबाद कर दिया गुजरात का, ये मॉडल। गुजरात के सारे मॉडल अभी दिख रहे हैं। किसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे गुजरात कहीं लीड कर रहा हो तो वो बता दीजिए मुझे, किसी पे, शिक्षा से लेकर के किसी चीज पे भी। तो बेसिकली इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, मीडिया कंप्लीट कंट्रोल के अंदर, इंस्टीट्यूशंस का गला दबा दो, कोई चू कर नहीं सकता, नहीं सबकी सर, फाइलें मेंटेन करो। सर मैं मान लेता हूं कि वो सत्ता से निकल जाते हैं, थोड़ी देर के मान लीजिए वो सत्ता उनकी चली जाती है, फिर भी जो पार्टी है, जो संगठन है, जो आरएसएस है, क्या वो इसी ढंग से रेजिमेंटलाइज ढंग से चलता रहेगा, या लोग अलग होंगे और अपनी बात कहना शुरू करेंगे कि नहीं गलत हुआ था हमारे साथ, ये संगठन में ऐसा नहीं चल सकता है? ज्ञानेश भाई देखिए, मैं और आप ज्योतिषी तो नहीं, हम केवल एक ओवरऑल सिनेरियो की एक वो आकलन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मोदी और शाह ने जिस तरीके से भाजपा को, आपने बिल्कुल ठीक शब्द यूज किया, रेजिमेंटलाइज कर दिया है, उसके बाद वंश इनका इरा खत्म होता है, इनका जब दौर खत्म होता है, उसके बाद मुझे लगता है कि भाजपा के इतने टुकड़े होंगे कि समझ में नहीं आएगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जो टॉप मोस्ट दिग्गज थे, वसुंधरा राजे सिंधिया क्या कर रही है आज की तारीख में, शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं, अपना क्या नाम है जो अपने राजनाथ सिंह की क्या हैसियत बची है, नितिन गडकरी का क्या मतलब मन में क्या क्या कुंठाएं हैं, ठीक है, ये जो तेल के खेल के अंदर वो अरबों खरबों उनके परिवार जो भी कर रहा है, जो ये तेल के अंदर 20% वो मिलाया सारी चीज इथानॉल के नाम पे, तो वो एक अलग पक्ष है। उसके अलावा जो राजनीतिक महत्वाकांक्षी जितने भी लोग थे, रमन सिंह है, जो भी सीनियर मोस्ट चीफ मिनिस्टर थे, बड़े लीडर थे जिनकी राज्यों के अंदर वो थी, वो सारे के सारे हाशिए पर लगा दिए गए। किसी की सांस निकालने की औकात और हिम्मत नहीं। तो जिस दिन इनकी दुकान यहां से निपटेगी, कभी तो निपटेगी ना, सदा तो शासन किसी का रहा नहीं, तो मुझे लगता है पार्टी में बहुत बड़ा विस्फोट ही नहीं होगा, पार्टी के टुकड़े भी इतने होंगे और पार्टी को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज की तारीख में एक सिचुएशन की कल्पना कीजिए, आज जितने भाजपाई और संघी हैं वो इनके जूते भी चाटने को तैयार हैं कि किस तरीके से दांव लग जाए, बस इनके करीब दिख जाए, फोटो खिंच जाए, कुछ भी हो जाए उस टाइप का। और जैसे ही वो दौर खत्म होगा दिल्ली का, उसमें उसके बाद लोग कितना जल्दी डिटैच करेंगे भाजपाई और संघी, सारे के सारे अपने आप को इनसे डिसोसिएट करते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी कारनामे बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है, आज की तारीख में मीडिया नहीं बता रहा, लेकिन वो कागज तो कहीं गुम नहीं होने वाले ना, वो सारी चीजें रहेंगी। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है भागने की जगह भी कम पड़ जाएगी, और उसका एक ही तरीका होगा कि जब जहाज डूबता है तो उससे सबसे पहले चूहे उसको छोड़ने लगते हैं। तो वो दौर जैसे ही नजदीक आएगा उसकी आपको आहट मिल जाएगी। वो बयानबाजियां, वो सारी चीजें इशारों में या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, खुल के भाजपाई कभी बात नहीं करते, खुल के संघी कभी बात नहीं करते, वो केवल इशारों में, जैसे आपने शब्द का क्रिप्टिकली जिस तरीके की बातचीत करते हैं। लेकिन जो इन्होंने पार्टी का जो आज हाल किया है ना, उसमें अल्टीमेटली होगा ये कि मोदी के बाद भाजपा का क्या होगा, इसकी एक सहज परिकल्पना आप कर सकते हैं। और आरएसएस जो भी चाहे, जो मर्जी हाथ पैर पीट ले, आज की तारीख में आरएसएस की औकात नहीं है कि इन दोनों के सामने सांस निकाल दे। क्यों? अभी तक आपको क्या लगता था कि आरएसएस का कार्डर जो प्रचार किया जाता, आरएसएस के स्वयंसेवक चले गए हैं लाखों की संख्या में, अगलों ने पूरी की पूरी वोटर लिस्टों का यह हाल कर दिया है कि आरएसएस की जरूरत कहां बची है उनको। एक ज्ञानेश गुप्ता बहुत है, उसी के किसी अलायंस पार्टनर की जरूरत नहीं। भाई साहब 74 सीटों को 202 डिक्लेयर करा सकते हैं जो लोग, उनको क्या जरूरत है आरएसएस के संगठन की? अरे सर, बिहार नड्डा जी ने बिहार कहा ही के क्या
2024 के चुनाव में नड्डा जी ने कहा ही है कि था कि अब हम लोग मतलब हमारा संगठन भाजपा संगठन इतना मजबूत हो गया कि हमें आरएसएस की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बिना कारण थोड़ी कहा था उन्होंने। उन्होंने वो कहीं ना कहीं बात, देखिए नड्डा साहब क्या है, नड्डा साहब उन दोनों की तो हैंडपिक्ड है, अमित शाह और मोदी के अलावा तीसरे कौन उनके उसमें है? आपको लगता है कहीं आगे पीछे कुछ है? तो कहीं ना कहीं वो चर्चा आई होगी, उन्होंने बाहर जाके कह दी। और नड्डा साहब ने एक ऐसी बात सुनी कि उन्होंने तो बहुत सारी बातें कही। एक ये कही थी, उसके बाद बिहार में जाके ये भी कही थी कि आने वाला भविष्य केवल दो ही पार्टियों का है, ये रीजनल पार्टियां देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो अल्टीमेटली वो भी तो आरएसएस के बारे में जो उसका विचार है, अल्टीमेटली आरएसएस वन पार्टी वन लीडर चाहती है, इस देश में एक विचारधारा चाहती है, हिंदू राष्ट्र चाहती है, ताकि उनकी दुकान चलती रहे मुसलमान विरोध के नाम पर। तो वो सारी चीजें समझ में आती हैं। जो भाजपाई आज की तारीख में उनको लगता है कि यार मैं तो मुख्यमंत्री, अब शिवराज चौहान है, वो इस बार भी बीजेपी की जो मध्य प्रदेश में सरकार आई, ठीक है, वो वोटर लिस्टों वगैरह में जो खेल किया नहीं किया, सबसे बड़ा कैंपेनर तो वही आदमी था ना। आपने धीरे से मोहन यादव की पर्ची निकाल दी, वसुंधरा राजे के हाथ से राजनाथ की किसकी पर्ची निकलवाई? वो भजनलाल शर्मा की। उसने, उसको झटका लग गया महिला को, आपने देखा होगा वो क्लिप। जैसी वो पर्ची खोली उनको सांस नहीं आया एकदम कि ये शी वाज एस्टोनिश्ड। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग खाली बैठेंगे क्या? वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं सारे के सारे कि यार हमने जो त्याग तपस्या करके जो भी पार्टी जहां तक पहुंचाई थी, आज हम ही हाशिए पे कर दिए गए। तो अभी इनका दौर है, चलता रहेगा। ये जो आप देख रहे हो ना पूरे देश में, ये वोट चोरी के खिलाफ और ये सारी चीजें, ये आइसोलेशन में नहीं है। ये जो कांग्रेस पार्टी 5 करोड़ हस्ताक्षर कराए घूम रही है, आपको क्या लगता है और कर लेंगे 2-1 राज्यों के अंदर? अल्टीमेटली तो जनता कहीं ना कहीं समझ तो रही है ना खेल को। और अब तो तथ्यों के साथ बात आ गई। 5 तारीख को राहुल गांधी ने हरियाणा का पूरा खेल खोला था, चुनाव का पूरा। हरियाणा के सीईओ ने क्या कहा था कि बहुत जल्दी इसका डिटेल जवाब देंगे। आज 22 तारीख है, 17 दिन बाद जवाब तो मिला नहीं। इसका मतलब क्या समझते हो आप कि वो बातें सच थी? और ये बात जब सच स्टेब्लिश होती है, तो बिहार के बारे में कौन सबसे बड़ा रसोद्घाटन कर रहा है? अभी तो तेजस्वी ने नहीं किया, राहुल ने नहीं किया, कौन कर रहा है? पराकला कर रहे हैं, जो केंद्रीय वित्त मंत्री के पतिदेव है। एक एक चीज तथ्यों के साथ, स्क्रीनशॉट्स के साथ सब कुछ उड़ेड़ के रख दिया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है सुब्रमण्यम स्वामी ये बातें करते हैं, वित्त मंत्री के पतिदेव ये बातें करते हैं, ज्ञानेश गुप्ता जवाब नहीं दे पाते हैं, राहुल गांधी आए दिन इसका खुलासा करते हैं? तो अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि सदा के लिए रजिस्ट्री करा के है शासन की? ऐसा होता नहीं। श्रीलंका में भी यही गलतफहमी थी, बांग्लादेश में भी यही गलतफहमी थी। तो वो सारी गलत, इंडिया तो देश बड़ा है, देश इतना बड़ा है, वहां पे एक मोमेंटम बनने में, एक सर्वसम्मत एक लीडर के आगे उभरने में, वो सारी चीजें। अब कोई जयप्रकाश आज की तारीख में दुर्भाग्य से नहीं है, सच बात है। अदरवाइज बीजेपी के जो कुकर्म है, जो आज की तारीख में शासन के नाम पर और सारी चीजें हो रही है, उसका ज्यादा समय नहीं है। मुझे लगता है कि उनका नंबर आने वाला है, नंबर सबका आएगा यार। जी, तो आज की सर हमारी बातचीत जगदीप धनखड़ जी के बारे में थी, और उनका वो जो वीडियो, उनकी मुस्कुराहट, उसमें उनकी मुस्कुराहट में छिपा हुआ वो दर्द कि कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे। और वो चूंकि अपने ही संगठन में बात कर रहे थे, तो शायद अपने ही लोगों को मैसेज भी दे रहे होंगे, आरएसएस और बीजेपी के लोगों का, यहाँ पे आपकी कुर्सी कितनी फ्रेजाइल है कि आप किसी नैरेटिव में फंसे और आप निपट गए। और मैंने अभी तक 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि उनकी धर्मपत्नी शायद किचन में कहीं खाना बनाते हुए गिर गई थी, उनकी पीठ में चोट लगी थी। तो भगवान उनकी सेहत को जल्दी ठीक करे। धनखड़ जी का स्वास्थ्य की कुछ समस्या थी, जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन किया था, तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। और मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कम से कम एक खानसामा उनको दे दे कि उनकी पत्नी इस उम्र में बेचारी कम से कम किचन में न गिरे, उनको कोई एक बावर्ची मुहैया करा दे। तो हम लोग इस तरह की नई नई जानकारियां लेकर के आते रहेंगे। जब तक राम प्रकाश जी वापस नहीं आते, तो मैं हेमंत सर से बात करने का लाभ उठाता रहूंगा। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।